फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे दिनकर जी की रचना संस्कृति के 4 अध्याय। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर उसे लिखने का प्रयत्न किया है। संस्कृति के 4 अध्याय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुचर्चित पुस्तक है, जिसे साहित्य अकादमी ने सन 1956 में न केवल पहली बार प्रकाशित किया अपितु आगे चलकर उसे पुरस्कृत भी किया। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर उसे लिखने का प्रयत्न किया है। वे यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत का आधुनिक साहित्य प्राचीन साहित्य से किन किन बातों में भिन्न है और इस भिन्नता का कारण क्या है। उनका विश्वास है कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियाँ हुई है और हमारी संस्कृति का इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। भूमिका। इस पुस्तक की भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। दिनकर जी की मान्यता है कि भारतीय संस्कृति के निर्माण में आर्य एवं द्रविड़ भाषा परिवार के लोगों के साथ साथ मध्यकालीन मुस्लिम संस्कृति एवं आधुनिक अंग्रेजी संस्कृति का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आर्य, द्रविड़, मुस्लिम और अंग्रेजी प्रभाव को दिनकर जी भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय मानते हैं। उनकी उपरोक्त मान्यता नेहरू जी की भारत की खोज अथवा डिस्कवरी ऑफ इंडिया से प्रभावित मानी जाती है। प्रस्तुत लेख में भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा की गई है। ये विशेषताएं दिनकर जी की उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र और संस्कृति के 4 अध्याय के अध्ययन के आधार पर विकसित की गई है। लेखक का निवेदन। भारत की संस्कृति आरंभ से ही सामसिक रही है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देश में जहाँ भी जो हिंदू बसते हैं उनकी संस्कृति एक है एवं भारत के प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामसिक संस्कृति की विशेषता है। तब हिंदू एवं मुसलमान हैं जो देखने में अब भी 2 लगते हैं, किंतु उनके बीच भी सांस्कृतिक एकता विद्यमान है जो उनकी भिन्नता को कम करती है। दुर्भाग्य की बात है कि हम इस एकता को पूर्ण रूप से समझने में समर्थ रहे हैं। यह कार्य राजनीति नहीं, शिक्षा और साहित्य के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। इस दिशा में साहित्य के भीतर कितने ही छोटे बड़े प्रयत्न हो चुके हैं। वर्तमान पुस्तक भी उसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। तमिल और संस्कृत का मेलजोल। तमिल परंपरा के अनुसार संस्कृत और द्रविड़ भाषाएं एक ही उद्गम से निकली है। इधर भाषा तत्वज्ञों ने भी प्रमाणित किया है कि आर्यों की मूल भाषा यूरोप और एशिया के प्रत्येक भूखंड की स्थानीय विशिष्टताओं के प्रभाव में आकर परिवर्तित हो गई। उसकी ध्वनियाँ बदल गई, उच्चारण बदल गए और उसके भंडार में आर्येतर शब्दों का समावेश हो गया। भारत में संस्कृत का उच्चारण तमिल प्रभाव से बदला है। यह बात अब कितने ही विद्वान मानने लगे हैं। तमिल में र को ल और ल को रै कर देने का रिवाज है। यह रीति संस्कृत में भी ताल्योभेद के नियम से चलती है। कोडवेल का कहना है कि संस्कृत ने यह पद्धति तमिल से ग्रहण की है। बहुत प्राचीन काल में भी तमिल और संस्कृत के बीच शब्दों का आदान प्रदान काफ़ी अधिक मात्रा में हुआ है। इसके प्रमाण यथेष्ट संख्या में उपलब्ध है। किटेल ने अपनी कन्नड़ इंग्लिश डिक्शनरी में ऐसे कितने शब्द गिनाए हैं जो तमिल भंडार से निकलकर संस्कृत में पहुंचे थे। बदले में संस्कृत ने भी तमिल को प्रभावित किया। संस्कृत के कितने ही शब्द तो तमिल में तत्सम रूप में ही मौजूद है, किंतु कितने ही शब्द ऐसे भी हैं जिनके तत्सम रूप तक पहुंच पाना बीहड़ भाषा तत्वज्ञों का ही काम है। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार तमिल का आयरम शब्द संस्कृत के सहस्त्रम का रूपांतरण है। इसी प्रकार संस्कृत के स्नेह शब्द को तमिल भाषा ने केवल ने घी बनाकर तथा संस्कृत के कृष्ण को किरुतिन बनाकर अपना लिया है। तमिल भाषा में उच्चारण के अपने नियम हैं। इन नियमों के कारण बाहर से आए हुए शब्दों को शुद्ध तमिल प्रकृति धारण कर लेनी पड़ती है। इस रचना में भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर लिखने का अद्वितीय प्रयास किया गया है। इस पुस्तक की प्रस्तावना नेहरू द्वारा लिखी गई है। यह भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसके लिए दिनकर जी को 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए अथवा जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ।
आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की वही आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी संस्कृति बनी। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंताधारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और देश में हिंदुत्व के साथ संपर्क हुआ। चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। उनके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों में नव जीवन का शुरुआत किया गया। इसमें 4 प्रकरण है। प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण, द्वितीय अध्याय में 7 प्रकरण और तृतीय अध्याय में 12 प्रकरण है। चतुर्थ अध्याय में 17 प्रकरण है। कुल मिलाकर 39 प्रकरण है। प्रथम अध्याय भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का वर्णन। इस अध्याय में 3 प्रकरण है। भारतीय जनता की रचना, आर्य द्रविड़ समस्याएं और आर्येतर संस्कृति का मिलन। द्वितीय संस्करण प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इस अध्याय में 7 प्रकरण है। बुद्ध से पहले का हिंदुत्व, नंबर 2 जैन धर्म, नंबर 3 बुद्ध धर्म, नंबर 4 वैदिक बनाम बौद्ध मत, नंबर 5 प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, नंबर 6 बौद्ध साधना का शाक्त प्रभाव, नंबर 7 बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। तृतीय अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम। तृतीय अध्याय में कुल 12 प्रकरण है। नंबर 1 हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, नंबर 2 इस्लाम धर्म, नंबर 3 मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज, नंबर 4 हिंदू मुस्लिम संबंध, नंबर 5 इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव, नंबर 6 भक्ति आंदोलन और इस्लाम, नंबर 7 अमृत और हलाहल का संघर्ष, नंबर 8 सिख धर्म, नंबर 9 कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव, नंबर 10 साहित्य और भाषा का प्रभाव, नंबर 11 उर्दू का जन्म, नंबर 12 सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। चतुर्थ अध्याय भारतीय संस्कृति और यूरोप। चतुर्थ अध्याय में कुल 17 प्रकरण है। नंबर 1 भारत में यूरोप का आगमन, नंबर 2 शिक्षा में क्रांति, नंबर 3 ईसाई धर्म और भारतीय जनता, नंबर 4 हिंदू नवोत्थान, नंबर 5 ब्रह्म समाज, नंबर 6 महाराष्ट्र में नवोत्थान, नंबर 7 आर्य समाज, नंबर 8 थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज, नंबर 9 धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण, नंबर 10 क्रमठ वेदांत स्वामी विवेकानंद, नंबर 11 प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक, नंबर 12 स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद, नंबर 13 भूमि का स्वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, नंबर 14 विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नंबर 15 मुस्लिम नवोत्सव, नंबर 16 सर मोहम्मद इकबाल, नंबर 17 भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी तथा इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई। धन्यवाद।